गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। मैकमिलन समरी सीरीज में हमारी जो बातचीत चल रही थी वो डेरिवेटिव मार्केट पे चल रही थी। डेरिवेटिव मार्केट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने में, अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमी या कॉमर्स का नहीं है तो इसलिए बहुत इत्मीनान से, बहुत एकाग्रता से इस टॉपिक को समझिएगा। अभी तक हमारी बात डेरिवेटिव होता क्या है इस पर चर्चा हो चुकी है। डेरिवेटिव में हम लोगों ने अभी तक देखा ईटीएम और ओटीसी, यानी ओवर द काउंटर क्या होता है, और ईटीएम यानी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट किसको कहा जाता है, या एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव क्या होते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। डेरिवेटिव में आज हम जानेंगे स्वैप्स क्या होता है, और स्वैप्स में भी एक स्वैप हम पढ़ेंगे करेंसी स्वैप। इसके अगली मुलाकात में हम लोग कुछ और स्वैप्स पर बातचीत करने वाले हैं। स्वैप्स को ओटीसी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ये ओवर द काउंटर होता है, ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जाता है। ओवर द काउंटर को हम लोगों ने समझा था कि जहां पर दो व्यक्ति आपस में मिलके एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो हाईली कस्टमाइज्ड होता है, वो अपने हिसाब से उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। जबकि ईटीएम एक्सचेंज में ट्रेड होता है, वो एक आप कह सकते हैं कि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेड किया जाता है, जबकि ओटीसी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो स्वैप्स ओटीसी के अंतर्गत आता है, ये आपको समझना है। अब स्वैप्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे आज की मुलाकात में, और फिर देखेंगे एक स्वैप करेंसी स्वैप आज हम समझ लेते हैं कि किसको करेंसी स्वैप कहा जाता है। अब देखिए, बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा। मॉड्यूल डी में अगर आप देखेंगे तो आपको मैकमिलन बुक में मॉड्यूल डी के टॉपिक्स में समरी या तो बहुत कम दी गई या तो नहीं दी गई। मैं आपको हम बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आप इस क्लास की इंपॉर्टेंस को समझ सके कि क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जहां पर समरी आपकी बुक में नहीं है वहां पर मैं उन टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। उस पर्टिकुलर यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे, उन सब पर आपकी एक एक करके मैं क्लास पर डिस्कशन कर रहा हूं। इसलिए ये सारी की सारी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर आप इस बार का जेआईबी पेपर देखेंगे तो जेआईबी पेपर कठिन बनाए गए थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए गए थे, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। जो ये बैच आपको, ये सीरीज पूरी की पूरी आपको दे रहा है, बहुत इत्मीनान से इसको समझते चलेगा। सबसे पहले समझते हैं स्वैप्स का मतलब क्या होता है। देखिए, स्वैप सामान्य भाषा में अगर स्वैप का शाब्दिक अर्थ निकालें, डिक्शनरी मतलब निकालें, तो स्वैप का मतलब होता है अदला बदली, है ना। कुछ मैं आपको दे रहा हूं, उसके बदले अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसको हम स्वैप्स कहते हैं। डेरिवेटिव में स्वैप्स क्या होता है, डेरिवेटिव का इस्तेमाल हम करते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट में या करेंसी के रेट में या उसकी वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस आएंगे, उसके रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, उसके रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, या बाजार में जो फ्लक्चुएशन होगा उससे कैसे हम लाभ ले सकते हैं, इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं वो डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। तो डेरिवेटिव आपको फ्यूचर में लाभ लेने की स्थिति में लाता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपको रिस्क से बचाता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। स्वैप्स उसी के अंतर्गत आता है। तो स्वैप का सीधा सा मतलब है कि जब दो काउंटर पार्टीज, मतलब दो अलग अलग पार्टीज इंटरेस्ट को स्वैप कर रही होती है, यानी इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रहे हो, या कोई एक कैश फ्लो है उसको एक्सचेंज करती हैं। जब दो काउंटर पार्टीज अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज कर रही होती हैं ताकि वो फ्यूचर में होने वाले रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, ताकि वो फ्यूचर में बाजार में जो फ्लक्चुएशंस है उससे लाभ कमा सकें, इसलिए वो अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करती हैं, तो ये कहलाता है आपका स्वैप्स। तो स्वैप्स में जैसे अभी हम उसको एग्जांपल में समझेंगे करेंसी स्वैप में, कि जहां पर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अगर हम पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब अगर हम कोई सब्सिडरी अपनी कहीं और डालना चाहते हैं और हमें फॉरेन करेंसी में कोई लोन चाहिए, तो हम उस लोन को, उसके इंटरेस्ट रेट को, प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे हम स्वैप्स कर सकते हैं, इसको अभी हम स्वैप को एग्जांपल के माध्यम से समझने वाले। तो स्वैप्स का सीधा सा मतलब है कि जहां पर दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे से मिली, उन दोनों पार्टीज ने अपने कैश फ्लो को स्वैप किया, कैश फ्लो को एक्सचेंज किया, दो पार्टीज ने, दो काउंटर पार्टीज ने, वो कहलाता है स्वैप। इसको एग्जांपल से भी बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले स्वैप का मतलब समझे। देखिए, अ स्वैप इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो। इसमें क्या होता है, कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं, दो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है। अब कैसे कैश फ्लो एक्सचेंज होगा, जिसमें एक नोशनल अमाउंट होता है, नोशनल प्राइस होता है, जिसको हम एक्सचेंज करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सचेंज होता है, इंटरेस्ट भी एक्सचेंज होगा। कैसे, अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे। स्वैप अलाउ पार्टीज टू मैनेज रिस्क। स्वैप से होता क्या है, इससे हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उससे अगर कोई रिस्क आ रहा है तो उसको मिटिगेट किया जा सकता है। करेंसी की वैल्यू में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व रिस्क को हम कम कर सकते हैं। क्रेडिट रिस्क है, आगे चल के हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप देखेंगे, उसमें क्रेडिट में जो रिस्क है, फ्यूचर में मान लो हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट पर अगर हमें रिटर्न मिलने की संभावना बहुत कम है, या कंपनी के डिफॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हमारा रिस्क वहां पर बढ़ जाएगा। तो क्या हम उस रिस्क को किसी तरीके से किसी दूसरी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके मिटिगेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो वो भी स्वैप्स के अंतर्गत आएगा। तो क्रेडिट रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, या स्पेकुलेट ऑन मार्केट मूवमेंट, और या मार्केट मूवमेंट जो होगा, मार्केट कम हो गया ज्यादा होगा, उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, स्वैप्स हमें वो एक सुविधा प्रोवाइड करता है।
देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्वैप, कई तरीके के स्वैप्स हैं जिनमें इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है, करेंसी स्वैप है, करेंसी स्वैप पर आज हम बातचीत करेंगे, सीडीएस है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जिसको हम कहते हैं, कमोडिटी स्वैप्स है, इक्विटी स्वैप्स है। Each type serve a unique purpose and caters to different market participants। हर स्वैप का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग चीजों को आप ध्यान में रखकर या अलग अलग रिस्क को ध्यान में रखकर स्वैप्स एग्रीमेंट किए जाते हैं। तो स्वैप क्या है? जब दो पार्टीज एक नोशनल अमाउंट को फिक्स करके, एक नोशनल अमाउंट को तय करके अपने कैश फ्लोज को एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें हम स्वैप्स कहते हैं। स्वैप्स का सामान्य सा मतलब अदला बदली, कुछ आप हमें दे रहे हो और कुछ हम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ताकि हम फ्यूचर में होने वाले रिस्क को मिनिमाइज कर सके या फ्यूचर में जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होगा उससे लाभ ले सके या उसकी वजह से अगर कोई रिस्क हो उस रिस्क को कम कर सके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? स्वैप्स कहलाता है। अब स्वैप में आज हम पढ़ेंगे करेंसी स्वैप। अब करेंसी स्वैप क्या होता है इस डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले करेंसी स्वैप को हम यहां एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस एग्जांपल को बहुत इत्मीनान से आपको देखना है, समझना है, ये पूरी बात आपको बता देगा। क्लियर है भैया इतनी बात? चलिए अब समझते हैं इस एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं दो कंपनी से, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, डेफिनेशन आपको अभी अपने आप समझ में आ जाएगी। दो कंपनीज हमारे पास, एक यूएसए की है और एक इंडियन है। जैसे मान लेते हैं ये जो कंट्री है ये है यूएसए और यहां पर एक कंट्री भी हम इंडिया रखेंगे। पहले यूएस को समझते हैं। अब यूएस की एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं, नाम दे देते हैं कंपनी अमेरिका, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक कंपनी अमेरिका है, क्लियर है, जो यूएस के अंदर की कंपनी है, यानी यूएस कंपनी है। अब वो अपनी एक सब्सिडरी यहां इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इंडिया हो गया। क्लियर है, ये इंडिया है और ये यूएस है। क्लियर है। अब कंपनी अमेरिका जो है वो इंडिया के अंदर अपनी एक सब्सिडरी स्टैब्लिश करके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो मान लेते हैं कंपनी जो अमेरिका है वो कंपनी अमेरिका इंडिया करके, कंपनी अमेरिका इंडिया करके एक सब्सिडरी इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहती है और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपनी एक सब्सिडरी के माध्यम से। अब मान लेते हैं कि इसको यहां पर 8 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। कितना करना है? मान लेते हैं 8 करोड़ रुपए। हम ये मान के चल रहे हैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कि $1 अगर हम मान ले, $1 अगर हम मान ले 80 रुपए का, तो हम ये मान के चल रहे हैं इतना। अभी है 85 के आसपास, 85 86 के आसपास है, फ्लक्चुएट होती रहती अभी हम, ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सके, इसलिए हम 80 रुपए मान के चल रहे। तो मान लेते हैं कि 8 करोड़ रुपए का इसको इन्वेस्टमेंट करना है। अब यूएस की कंपनी के पास दो रास्ते हैं। वो ये 8 करोड़ रुपए अपने देश में ऋण ले ले, अपने देश के किसी बैंक से, किसी लेंडर से, तो अपने देश में इसको 6% पर लोन मिल जाएगा। इंडिया के अंदर इसे इंडियन बैंक से जो लोन मिल रहा है वो मान लेते हैं 14% पर मिल रहा है। बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा। तो एक रास्ता इसके पास ये है भैया कि यहां पर ये 6% का ब्याज लेके ये पैसा वो अपनी इंडिया वाली सब्सिडरी कंपनी में लगाते। क्लियर है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि चूंकि इसे यहां लोन डॉलर में मिलेगा यूएस के अंदर, अभी इंडिया के अंदर अगर लगाया गया तो उसे करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, उसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए कन्वर्जन फीस, चार्जेस, ये सारी चीजें उसे देनी पड़ेंगी। दूसरा रास्ता यह है कि वो इंडिया में ऋण ले ले और इंडिया में वो पैसा लगा दे। तो ये तो इसके लिए कंडीशन हो गई। अब एक इंडियन कंपनी है, मान लेते हैं उसका नाम है कंपनी इंडिया। क्या नाम है भैया? कंपनी इंडिया इसका नाम है। ध्यान से एक बात को समझते चलिएगा, कंपनी इंडिया नाम है। ये भी बिल्कुल इसी यूएस कंपनी की तरह अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू यूएस के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यूएस में अपनी एक जो है प्रोडक्शन यूनिट डालना चाहता है। तो यूएस के अंदर जो ये कंपनी डालेगा, मान लेते हैं इसका नाम यहां पर ये अपनी सब्सिडरी का नाम रख रहा है कंपनी इंडिया अमेरिका। क्लियर है, ये हम समझ पाए इसलिए मैं इसको इस तरीके से यहां पर नाम दे रहा हूं। अब इसके पास ये रास्ता है कि ये यहां पर इंडिया में इसे 12% पर लोन मिल रहा है, इंडिया में इसे 12% पर लोन मिल रहा है, और यहां पर इसे ऋण मिल जा रहा है 6% पर। क्लियर है, या 8% पर लोन मिल जा रहा है। ध्यान समझिएगा, इसे यहां पर कितने परसेंट का लोन मिल जा रहा है? 8% का लोन मिल रहा है। क्लियर है, तो इसे 12% यहां पर मिल रहा है, 8% यहां पर मिल रहा है। अब इसके पास भी बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन है कि ये इंडिया में 12% का लोन ले ले और यहां पे आके लगा ले, तो इसे वही करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके चार्जेस वगैरह पे करना पड़ेगा, या ये 8% पर यहां पर ऋण लेके यहीं पर पैसा लगा दे, जैसे कि इसके पास ऑप्शन था। क्लियर है। अब दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें ताकि हमें थोड़ा कम ब्याज पर लोन मिल जाए। जैसे अगर अमेरिकन कंपनी अमेरिका में लोन ले रही है तो उसे 6% पर लोन मिल जा रहा है, लेकिन अगर एक इंडियन कंपनी ले रही है तो उसे 8% मिल रहा है। वैसे ही अगर अमेरिकन कंपनी जाके इंडिया के अंदर लोन ले रही है तो उसे 14% देना पड़ रहा है, जबकि अगर एक इंडियन कंपनी यहां पर लोन ले रही है तो उसे 12% पर ही मिल जा रहा है। यानी अगर
इसके लिए इंडिया के लिए अमेरिकन कंपनी अमेरिका में लोन ले ले तो इसको 8% की बजाय 6% पर मिल जाएगा, 2% का इसे फायदा हो जाएगा। वैसे ही अमेरिकन कंपनी के लिए अगर इंडियन कंपनी ये इंडिया में अपने नाम पर लोन ले ले तो उसे 12% पर मिल जाएगा, 2% का फायदा अमेरिकन कंपनी को मिल जाएगा। तो इन दोनों ने कहा कि क्यों ना, और मान लो इसे भी कितना करना था, 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करना था, इसे भी कितना करना था भैया, 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करना था, यानी इसे भी लगभग वही 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था। क्लियर है, दोनों को लगभग बराबर इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन दोनों कंपनी ने एक दूसरे के साथ एक स्वैप एग्रीमेंट किया। क्या क्या? एक स्वैप एग्रीमेंट किया कि तुम हमारे लिए इंडियन रुपी में लोन ले लो, हम तुम्हारे लिए डॉलर में लोन ले लेंगे, तुम लोगे तो तुम्हें 12% पर मिल जाएगा, मुझे 14% पर मिलेगा, 2% का फायदा मिल जाएगा। मैं अगर तुम्हारे लिए लूंगा तो तुम्हें 8% का मिल रहा था, मुझे 6% का मिल जाएगा, तुम्हें भी 2% का फायदा मिल जाएगा। तो इसने क्या किया, अमेरिकन कंपनी ने लेंडर 1 से क्या किया, लेंडर 1 से लोन ले लिया, कितने रुपए का, 8 करोड़ रुपए का, यानी 1 मिलियन डॉलर का लोन ले लिया। और जबकि इंडियन कंपनी ने एक लेंडर 2 से क्या कर दिया भैया, यहां पर 8 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। क्लियर है, यानी कंपनी अमेरिका ने कंपनी इंडिया के लिए खुद के नाम पर एक ऋण ले लिया है अमेरिका के अंदर, जो उसे 6% पर मिल गया, और कोई करेंसी दोनों को एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, कोई मतलब वहां पर एक्सचेंज रेट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। इंडियन कंपनी ने अमेरिकन कंपनी के लिए जो उसे 14% पर लोन ले रहा था, 12% पर ही मिल गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहां पर एक एक बात को बहुत इत्मीनान से, बहुत रिलैक्स होकर समझना है। अब इसने ऋण ले लिया है अमेरिकन कंपनी के लिए कितने परसेंट पर, 12% पर, दो इसे 14% पर मिल रहा था। अब चूंकि ये कंपनी इंडिया ने लोन लिया है अमेरिका के लिए अपने नाम पर, इसलिए लेंडर जो लोन दे रहा है वो इंडियन कंपनी को दे रहा है। अब ये क्या क्या करेगा, ध्यान समझना। अब इंडियन कंपनी हर साल जो भी इंटरेस्ट होगा वो पे करेगा, जो भी इंटरेस्ट होगा वो पे करता चलेगा, क्योंकि उसने अपने नाम पर लोन लिया है। और जो इंटरेस्ट यहां ये लेंडर 2 को दे रहा है, वो हर साल ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देगा किसको, ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देगा अमेरिकन कंपनी, ये अमेरिकन कंपनी जो है ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देगी इंडियन कंपनी को। यानी मान लो यहां पर ये जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो भी बन रहा है इंटरेस्ट, ये लेंडर 2 को दे देगा, लेकिन लोन इसका तो है नहीं, लोन तो मैंने आपके लिए लिया है, तो ये हर साल उसे उतना ही इंटरेस्ट जितने यहां लेंडर 2 को दिया था उतना ही इंटरेस्ट ये हर साल, इंटरेस्ट का मतलब जो भी ईएमआईज बन रही हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट दोनों ईएमआई में होता है, तो जो भी ईएमआईज बनेंगी, ये जितने भी ईएमआई तय हैं ये हर साल इसे दे दिया करेगा, और ये उतना ही ईएमआई यहां पर ट्रांसफर कर दिया करेगा। फिजिकल करेंसीज यहां पर ट्रांसफर होंगी। बिल्कुल वैसे ही ये जो भी ईएमआई बनेगा, चूंकि इसने अपने नाम पर लोन लिया इस इंडियन कंपनी के लिए, जो भी ईएमआई बनेगी लेंडर 1 को दे देगा, और ये इंडियन कंपनी हर साल उतनी इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, क्या है, उतना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर देगा, यहां पर भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये हर साल इसको ट्रांसफर कर दिया करेगा, जितना इसने यहां पर दिया था, जो भी अमाउंट बन रहा हो, जितना भी डॉलर में इंटरेस्ट बन रहा हो। क्लियर हो गया। तो इनका जो कैश फ्लो का ट्रांजैक्शन होगा ये समझ में आ गया भैया। अब ये बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि यहां पर इसने हो सकता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया हो, और इसने हो सकता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट ऑफ पर लोन लिया। फ्लोटिंग का मतलब होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते हैं, जबकि फिक्स का मतलब वो पूरे लोन टेन्योर तक फिक्स होगा। इसमें क्या क्या फायदा मिला, इसमें फायदा ये मिला इन दोनों को ही अपनी अपनी कंपनीज के लिए 2% के कम पर लोन मिल गया। ये अगर लेता तो 14% पर इसको मिलता, इसने इसके लिए ले लिया तो 12% पर ही मिल गया। इंडियन कंपनी अगर अमेरिका में खुद अपने नाम पर लोन लेती तो उसे 8% पर मिलता, जबकि अमेरिकन कंपनी को 6% पर मिल रहा था, उसने अपने नाम पर ले लिया, 2% का दोनों को फायदा हो गया। कोई करेंसी कन्वर्ट करने का इन्हें चार्ज नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं देना पड़ा, और इसने क्या किया इजिली, और इनको चूंकि उसी देश के रहने वाले हैं तो तुलनात्मक रूप से आसान तरीके से इनको बहुत आराम से लोन मिल जाएगा, उतना पेपर वर्क भी इनको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका के रहने वाला है, इंडिया का ही रहने वाला है। जो भी यहां पर इसकी ईएमआई बनी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट, इसने लेंडर 2 को ट्रांसफर कर दिया। चूंकि लोन इसने इस अमेरिकन इंडियन कंपनी के लिए लिया था, तो ये हर साल उतना ही इंटरेस्ट इनको ट्रांसफर कर दिया करेंगे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर होगा। अब ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों हो सकता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दोनों ने अपने अपने देश पर लोन लिया हो, या ये भी हो सकता है कि इसने फ्लोटिंग पर लिया हो, इसने फिक्स पर लिया हो। तो हुआ क्या यहां पर, इन दोनों ने एक स्वैप एग्रीमेंट कर लिया। क्या स्वैप एग्रीमेंट कर लिया कि तुम अमेरिकन कंपनी के लिए इंडियन रुपी में लोन ले लोगे, तुम इंडियन कंपनी हो, यहां पर अगर आओगे तो अपना पैसा लेकर आओगे, मैं तुम्हारे लिए यूएस डॉलर के अंदर लोन लूंगा। तो दोनों ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को, अपने करेंसी, अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उनको स्वैप कर दिया एक दूसरे के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये इन्हें पता कैसे चलेगा, अब ये तो खुद ढूंढने नहीं निकलेंगे बाजार में कि जाओ पता करें यार अमेरिकन कौन सी ऐसी अमेरिकन कंपनी जो इंडिया में आ रही है उसको सेम नीड है,
ना ये पता करेगा कि कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी आ रही है जिसको सेम नीड है, दोनों मिले कॉन्ट्रैक्ट करें। इसके लिए एक स्वैप बैंक होता है। इसके लिए क्या होगा भैया, इसके लिए एक स्वैप बैंक होगा। ध्यान से समझिएगा, ये अमेरिकन कंपनी स्वैप बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट दे देगी। अमेरिकन कंपनी स्वैप बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी कि यार देखो ऐसा ऐसा हमें इंडिया में करना है, देखिए क्या आपके पास ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आई। ऐसे ही इंडियन कंपनी स्वैप बैंक को अपनी जो है अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा। अब इस बीच में स्वैप बैंक को क्या लाभ मिलेगा, लाभ ये मिलेगा कि यहां पर ये जो अमेरिकन कंपनी है, मैं एम लिख दे रहा हूं, अमेरिकन समझ जाएगा, ये इन्हें कोट कर देगा 6.25% का इंटरेस्ट रेट, जिसमें से 6% इधर ये इंटरेस्ट देगा, 0.25% का स्वैप बैंक का लाभ हो जाएगा। वैसे ही इधर ये कोट करेगा 12.25। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, बाकी ये निगोशिएट करते हैं आपस में, निगोशिएशन किया जा सकता है इसमें। ये 12.25% का यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निगोशिएट करेगा, 12% वो लेंडर 2 को ब्याज दे देगा, 0.25% इसका लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? तो यहां पर यहां से 0.25% अमेरिकन कंपनी से, 0.25% इंडियन कंपनी से स्वैप बैंक को भी लाभ मिल रहा है। बाकी ये 6% इधर ब्याज दे रहा है, वो 12% उधर ब्याज दे रहा है। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप कहते हैं। तो करेंसी स्वैप में क्या होता है कि दो फॉरेन कंपनीज एक दूसरे से मिलती हैं, एक नोशनल अमाउंट यहां पर कितना है, 8 करोड़ रुपए है, इसके आधार पर एक स्वैप करती हैं फॉरेन करेंसीज के लिए। और वो स्वैप आपका फ्लोटिंग रेट पर हो सकता है, फिक्स रेट का फ्लोटिंग रेट में, फ्लोटिंग रेट का फिक्स रेट में स्वैप किया जा सकता है। इस तरीके से ये पूरा कैश फ्लो एक दूसरे के साथ, एक दूसरी कंपनीज या एक दूसरी करेंसी में क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है। इसको हम कहते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। देखिए क्या है, एक एक बात को सुनते चलेगा। अ करेंसी स्वैप इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट पेमेंट इन टू डिफरेंट करेंसीज बिटवीन काउंटर पार्टीज। दो अलग अलग देश के दो लोग थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया ताकि हम एक्सचेंज कर सके प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दो अलग अलग करेंसीज में। द प्रिंसिपल अमाउंट आर एक्सचेंज एट इंसेप्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ द स्वैप एट प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। कैसे एक्सचेंज होगा, जो भी प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट है दोनों जो फिक्स करेंगे। कंपनीज रिक्वायरिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग कैन यूज देयर नेचुरल एडवांटेज टू बोरो इन देयर होम करेंसी। क्या है, कंपनीज रिक्वायरिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग। कंपनी ऐसी जिनको फॉरेन करेंसी में बोरोइंग की रिक्वायरमेंट थी, जैसे यहां पर ये कंपनी अमेरिका को यहां पर इंडियन रुपए में बोरो करना पड़ेगा तभी तो यहां पैसा लगा पाएगा, या यहां पर वो डॉलर लेके आए यहां कन्वर्ट करे तब लगा पाएगा, या इंडियन रुपी में ही लोन ले तब वो लगा पाएगा। इसका मतलब ये है कि उसे फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी ना बाबू। तो वही कहा जा रहा है, कंपनी रिक्वायरिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग कैन यूज देयर नेचुरल एडवांटेज टू बोरो इन देयर होम कंट्री। तो कंपनी जिनको फॉरेन करेंसी की बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है, वो अपना एक नेचुरल एडवांटेज ले सकती हैं अपने ही देश में बोरो करके करेंसीज एंड देयर आफ्टर स्वैप द सेम इनटू फॉरेन करेंसी। तो उनका एक नेचुरल एडवांटेज है, उनको अपने देश में सस्ते में मिल जाएगा, उतना उनको कानूनी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, इसका एडवांटेज मिलेगा। वो अपनी करेंसी में लोन ले लेंगे पहले और फिर दूसरे देश के साथ उसको क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। इसी को हम कहते हैं भैया करेंसी स्वैप, जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर है? यहां पर आप इसको देख सकते हो इस एग्जांपल से। समझ में आ गया बाबू? यहां पर अगर एक बार में ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है अगर आपका कॉमर्स या इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है, अदरवाइज ये बहुत आसान सा मामला है। इसे हम क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। स्वैप्स का मतलब होता है एक्सचेंज करना, जहां पर काउंटर पार्टीज अपने कैश फ्लो को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती है। तो आज के लिए हमने जो चर्चा की है वो किस पर की है, स्वैप्स पर हमारी बातचीत हो गई है। और इसमें फिर हम लोगों ने देखा कि करेंसी स्वैप किसको कहा जाता है, इस पर हमारी चर्चा होगी। अभी आगे चल के हम कुछ और टाइप्स ऑफ स्वैप से बात करेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स किसको कहते हैं, वो अगली मुलाकात में हमारी चर्चा होगी। इस एग्जांपल को आप लोग ठीक तरीके से समझ लीजिएगा, सारी बात आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है बाबू, इतनी बात। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। जो 21 अगस्त तक जाना है लेट फी के साथ, पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने शुरू नहीं, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय वास्तव में नहीं बचा है। 4 पेपर आपको तैयार करने और मोटे मोटे तौर पर आपके पास 100 डेज का टाइम बचा हुआ है। 22 जुलाई आज हो चुका है। हाँ, लगभग 100 दिन है। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से तैयारी करके सारे पेपर को एक बार में अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर देंगे। तो क्लियर है, आप हमारे महापैक में आ सकते हैं। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिल रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। देखिए महापैक में आपको बार बार ये बताता हूं बाबू कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, इसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है। इसमें आपको चारों ही सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, मल्टीपल बैचेस के एक्सेस आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। जितने भी नए पेड बैचेस, नए पेड कोर्सेज आएंगे वो सब आपको इसी सब्सक्रिप्शन में ऐड होते चले जाएंगे। आपको कुछ अलग से फी पे करने की जरूरत नहीं। इसमें आपको कुछ
एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिलते हैं, ई बुक का एक्सेस आपको मिलता है, इसमें फ्री आपको ई बुक का एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से आपको नहीं पे करना पड़ा है, फ्री ई बुक का एक्सेस आपको इस महापैक में मिलता है। क्लियर है? फ्री ई बुक का एक्सेस आपको मिलता है और ये 3 वैलिडिटी में आपके लिए है। दूसरा आपके लिए जो सबसे बेहतरीन बैच है, इससे भी बेहतरीन, वो है जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक। कंबाइंड महापैक में क्या है कि जेआईबी की जितनी भी फैसिलिटीज मैंने आपको बताई वो सारी आपको मिलती हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में। आपको यहाँ पर 2 वैलिडिटी में दिख रहा होगा, फीस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और जैसे आप अपना जेआईबी क्वालिफाई करते हैं, आप सीआईबी के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं, सीआईबी के लिए आपको कुछ अलग से ना परचेज करना पड़े, इसी महापैक में आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। सीआईबी महापैक की सारी फैसिलिटी मिलती है और सीआईबी महापैक में आपको अलग से इलेक्टिव पेपर नहीं परचेज करना पड़ेगा। इसमें इलेक्टिव पेपर की क्लासेस भी आपको इसी प्राइस में मिलती हैं, जबकि बाकी बैचेस में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करना पड़ सकता है। तो ये और बेहतरीन बैच आपके लिए। अगर आप कंबाइंड महापैक लेते हैं तो फीस में बस थोड़ा सा ही अंतर है। जेआईबी फाउंडेशन 2.0 ये आपके नवंबर एग्जाम को ही टारगेट करता हुआ शुरू किया गया है। देखिए, फाउंडेशन बैचेस में महापैक में अंतर ये होता है कि फाउंडेशन बैच में आपको सिर्फ एक ही क्लास मिलती है जो हमारी लाइव चल रही होती है, ये एक ही एग्जाम तक इसका वैलिडिटी होता है। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये फाउंडेशन भी उसी में मिल जाएगा, उसी कॉस्ट में, और महापैक की वैलिडिटी बहुत होती है और मल्टीपल आप टाइम पर इसको देख सकते हैं। अगर आपका कोई एक ही सब्जेक्ट रुका हुआ है तो आप चारों सब्जेक्ट यहां पर देख रहे होंगे, एक सिंगल सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये सुविधा भी आपके पास है। इसके अलावा कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझसे सारे सवाल पूछ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, इस पेपर को लेकर, इस एग्जाम को लेकर, कोई भी सवाल आपके मन में आप वहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर है? और अगर ये क्लासेस आपको बहुत जो है मैं फिर से आपको बता दूं, अगर ये क्लासेस आप लगातार देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा और पेपर एक बार में आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो एमसीक्यू इजीली हो जाएंगे। तो अगर ये क्लासेस आपको ठीक लगती हैं तो आप अपने बाकी मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री है, आप सभी इसको देख सकते हैं। क्लासेस आपको मिलती रहें लगातार, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि जो भी, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, रोज आपके साथ ही क्लास आएगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए सब्सक्रिप्शन आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वो आपके लिए आवश्यक हो जाता है ताकि आपको चीजें मिलती रहें। तो आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में 2 और स्वैप पर बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट स्वैप और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, वो स्वैप के अंतर्गत ही आता है। तो आज के लिए इतनी बात, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं।